नमस्कार दोस्तों। आज की इस क्लास में दोस्तों हम कोशिका नामक इस चैप्टर में दोस्तों जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट या कहें तो जो महत्वपूर्ण टॉपिक रह गए हैं उनको हम पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि इस अध्याय में दोस्तों हमने जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट थे उनको क्रम से पढ़ा है और लगभग सभी चैप्टर को आपने क्रम से ही पढ़ा है। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, इसमें जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट रह गए हैं उनको हम पढ़ते हैं। यहाँ पर इस तरीके से जो भी महत्वपूर्ण जो टॉपिक थे उनको हमने पढ़ा है। यहाँ पर आप समझेंगे कि कोशिका की जो संरचना है किस तरीके से की, इसकी जो खोज है, इसके जो महत्वपूर्ण पार्ट थे उनके बारे में हमने समझा। यहाँ दोस्तों जो कोशिका के महत्वपूर्ण जो जैसे कि प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका भित्ति जो कि पादपों में पाई जाती है, कवक और जीवाणु में पाई जाती है, कोशिका द्रव्य जिसको साइटोप्लाज्म कहते हैं या कहें तो जीव द्रव्य कहा जाता है के बारे में हमने समझा था। दोस्तों यहाँ पर हम पढ़ चुके हैं कि कोशिका भित्ति के बारे में क्या होता है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि कोशिका जो भित्ति होती है केवल दोस्तों जीवाणु, कवक और पादपों में पाई जाती है, जो कि सेलुलोज की बनी होती है। इसको दोस्तों हमने पिछली ही क्लास में पढ़ा था। आगे हम समझते हैं दोस्तों केंद्रक के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि केंद्रक में दोस्तों क्या होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम के अंदर ही दोस्तों क्या होता है, यहीं पर दोस्तों डीएनए पदार्थ होता है जिसको आनुवांशिकता के लिए जिम्मेदार माना जाता है। और यह डीएनए भी दोस्तों जीन से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है, तो डीएनए की जो क्रियात्मक एवं संरचनात्मक जो इकाई है वह जीन कही जाती है। और इसी डीएनए से मिलकर दोस्तों किसका निर्माण होता है, क्रोमोसोम का होता है। तो इसको भी दोस्तों हमने पिछली ही क्लास में पढ़ लिया है। यदि दोस्तों आपने उस क्लास को नहीं पढ़ा है तो पहले उस क्लास को पढ़ लें, क्योंकि यह जो क्लास है क्रम से पढ़ाई गई है आपको और अच्छे से आपको यह चैप्टर समझ में आएगा। यहाँ दोस्तों आप समझेंगे कि जीव द्रव्य के बारे में मैंने समझाया था कि जीव द्रव्य क्या होता है। तो जीव द्रव्य को आप याद रखेंगे, जो कोश का द्रव्य जो होता है दोस्तों उसे और केंद्रक को मिला करके जीव द्रव्य कहा जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। यहाँ दोस्तों हमने समझा था कि कोशिका के जो महत्वपूर्ण जो पार्ट हैं उनके बारे में समझा था। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर पढ़ पाएंगे कि ये जो कोशिका की जो संरचना होती है इसके बारे में मैंने आपके लिए पिछली क्लास में बताया था। यह जो दोस्तों संरचना आप देख पा रहे हैं यह क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया होती है। इसी को दोस्तों ऊर्जा का घर कहा जाता है। यहाँ पर आप समझेंगे कि इसी के अंदर दोस्तों गोल्जी उपकरण या कहें तो गोल्जी काय भी पाए जाते हैं। अभी इसके बारे में हम समझेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाई जाती है, इसके जो जीव द्रव्य होता है उसी में पाई जाती है। और इसकी संरचना किस तरीके से होती है यहाँ पर आप समझ सकते हैं। यहीं पर दोस्तों लाइसोसोम होगा, यहीं पर दोस्तों राइबोसोम्स, जैसा कि मैंने आपके लिए आरएनए के बारे में बताया था जिसको राइबोन्यूक्लिक एसिड के नाम से जानते हैं, वह कहाँ पर पाया जाता है, वह पाया जाता है दोस्तों ये जो खुरदरी अंतःपरद्रव्य जालिका जो होती हैं इन्हीं के ऊपर पाया जाता है। दो प्रकार की होती हैं, एक चिकनी अंतःपरद्रव्य जालिका और एक खुरदरी अंतःपरद्रव्य जालिका। जिनके ऊपर जो आरएनए पाया जाता है वह कौन सी होती हैं, खुरदरी अंतःपरद्रव्य जालिका होती हैं। यह दोस्तों हमने पिछली ही क्लास में पढ़ा है। आगे दोस्तों हम गोल्जी उपकरण और दोस्तों केंद्रक के बारे में समझेंगे और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम माइटोकॉन्ड्रिया को समझते हैं। यहाँ दोस्तों आप समझेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया की दोस्तों खोज किसने की, इसके बारे में सबसे पहले समझ लेते हैं। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का बिजली घर कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों यहीं पर दोस्तों जो भोज्य पदार्थ होता है उससे दोस्तों एनर्जी का उत्पादन यहीं पर होता है। किसके रूप में होता है, एटीपी के रूप में होता है। अभी आप पढ़ेंगे। तो दोस्तों आप इस पॉइंट को आप समझ चुके हैं कि
माइटोकॉन्ड्रिया को बिजली घर कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है दोस्तों दोहरी झिल्ली की बनी होती है। अभी मैंने दोस्तों पिछली ही क्लास में आपके लिए पढ़ाया था कि जो केंद्रक होता है, केंद्रक के चारों ओर भी दोस्तों दोहरे आवरण की झिल्ली पाई जाती है, जिसको केंद्रक झिल्ली के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर भी दोस्तों आप याद रखेंगे जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके चारों ओर भी दोस्तों दोहरी झिल्ली होती है। क्या होती है? दोहरी झिल्ली पाई जाती है। आगे आप समझेंगे बाहरी जो झिल्ली होती है वह छिद्रित होती है और भीतरी झिल्ली बहुत अधिक वलित होती है। वलित का मतलब होता है दोस्तों घुमावदार होती है। कैसी होती है? घुमावदार होती है। आगे आप समझेंगे कि ये बल है एटीपी बनाने वाली, यानी कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यह ऊर्जा का रूप है। इस रूप में ही ऊर्जा का निर्माण होता है। एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहा जाता है इसे। अभी आप आगे समझेंगे बनाने वाली रासायनिक क्रियाओं के क्षेत्र को बड़ा बनाती हैं। आगे समझेंगे कि जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया, इस पॉइंट पर आप ध्यान रखेंगे कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है एटीपी यानी कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा का उत्पादन करती है। यहाँ से दोस्तों कई बार प्रश्न पूछा गया है कि ऊर्जा का निर्माण कहाँ पर होता है कोशिका में। तो आप याद रखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर किसका निर्माण होता है? एटीपी का निर्माण होता है। कभी कभी दोस्तों ऑप्शन में एडीपी भी दिया जाता है, जिसको एडेनोसिन डाइफॉस्फेट के नाम से जानते हैं। यही एटीपी जब टूटता है उसके रूप में बदल सकता है ये तो, लेकिन ऊर्जा का जो निर्माण होता है दोस्तों एटीपी के रूप में ही होता है। इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। आगे आप समझेंगे कि एटीपी कोशिका की ऊर्जा है। तो ऊर्जा, जो कोशिका की ऊर्जा किसे कहा जाता है? उसे कहा जाता है एटीपी। और दोस्तों शरीर के नए शारीरिक यौगिकों को बनाने तथा यांत्रिक कार्य करने के लिए एटीपी में संचित ऊर्जा का उपयोग होता है। यानी कि जो भी ऊर्जा दोस्तों यहाँ पर उत्पादित होती है वह संचित हो जाती है और जब भी आवश्यक होती है तो यहीं से ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। आगे आप समझेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया बहुत अद्भुत अंग है क्योंकि यहीं पर दोस्तों ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है। आगे आप समझेंगे कि क्योंकि इसमें अपना जो डीएनए तथा राइबोसोम्स होता है, इस पॉइंट को आप विशेष तरीके से ध्यान रखेंगे क्योंकि मैंने आपके लिए बताया था कि केंद्रक में भी दोस्तों डीएनए पाया जाता है। लेकिन यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दोस्तों ये वाला पॉइंट आप जो है ध्यान रखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है डीएनए और आरएनए दोनों ही पाए जाते हैं। क्या दोस्तों? डीएनए और आरएनए यानी कि डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक, जो ये राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है दोस्तों जिसको हम राइबोसोम्स कहते हैं, ये दोनों ही इसमें पाए जाते हैं। आगे आप समझेंगे कि अतः माइटोकॉन्ड्रिया अपना कुछ प्रोटीन स्वयं बना सकती है। अब प्रोटीन किस तरीके से बना सकती है, यह पॉइंट किस आधार पर कहा गया है दोस्तों? क्योंकि यहाँ पर दोस्तों इसमें आरएनए पाया जाता है जिसको राइबोन्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। यही दोस्तों क्या होता है? प्रोटीन निर्माण कर सकता है। आरएनए किसका बना होता है? प्रोटीन का। जब इसमें आरएनए पाया ही जाता है तो दोस्तों अपने लिए ये क्या कर सकती है? प्रोटीन का स्वयं उत्पादन कर सकती है क्योंकि इसमें क्या है? आरएनए है। आरएनए हमें कहाँ पर मिलता था दोस्तों? जो कोशिका का एक पार्ट होता है खुरदरी, जो परद्रव्य जालिका जो होती है उसी पर आरएनए पाया जाता है, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी आरएनए और डीएनए दोनों ही पाए जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ से दोस्तों बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं, आप इन पॉइंट को ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर हम जो भी महत्वपूर्ण जो पॉइंट हैं प्रत्येक पॉइंट को दोस्तों हाईलाइट करके आपके लिए बताया जा रहा है। तो आगे हम समझते हैं, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर पढ़ पाएंगे कि पादप कोशिकाओं की रसधानियों में कोशिका द्रव्य भरा रहता है। रसधानियों का मतलब दोस्तों एक छिद्रयुक्त जो संरचना होती है उसमें थोड़ा सा तरल पदार्थ भरा रहता है, जैसे क्या कहता है? द्रव्य भरा रहता है। और ये कोशिकाओं को स्फीति तथा कठोरता प्रदान करती हैं। स्फीति का मतलब दोस्तों क्या होता है कि जब भी कोशिका को लचीलापन की आवश्यकता होती है तो वह लचीली हो सकती है और कठोरता भी वह प्रदान करता है। पौधों के लिए आवश्यक बहुत से पदार्थ जो हैं रसधानी में स्थित होते हैं। जो भी जैसे मनुष्य के लिए आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, पदार्थ होते हैं, इसी प्रकार जो पादप होते हैं उनमें उनके जो लिए
पादपों के लिए जो भी आवश्यक जो पोषक तत्व होंगे उनके लिए कहाँ पर संचित कर लिया जाता है दोस्तों, इन्हीं रसदानियों में क्या कर लिया जाता है, उनको इकट्ठा कर लिया जाता है, या कहें तो संचित उन्हें कर लिया जाता है। यहीं पर दोस्तों वह स्थित होते हैं। आगे आप समझेंगे कि ये अमीनो अम्ल इसको याद रखेंगे, यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है किसके बने होते हैं। ये अमीनो अम्ल शर्करा, विभिन्न कार्बनिक तथा कुछ प्रोटीन हैं। ये किस किस रूप में पाए जाते हैं, अमीनो अम्ल होंगे, कुछ शर्करा होंगी। शर्करा दोस्तों कौन सी होती है, सेलुलोज वाली होती है, जो कि कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। सेलुलोज के रूप में ही तो दोस्तों पादपों की कोशिका भित्ति होती है, तो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। लेकिन इनके लिए एनर्जी शर्करा क्या है, पादपों के लिए कार्बोहाइड्रेट। इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखेंगे। आगे आप समझेंगे कि जो कोशिकीय जीव होते हैं, जैसे अमीबा की जो खाद्य रसदानी में उनके द्वारा उपयोग में लाए गए खाद्य पदार्थ होते हैं। जैसे अमीबा जो होता है दोस्तों, वह भी अपनी केवल एक कोशिका पाई जाती है, उसकी जो रसदानी होती है उसी में उसको दोस्तों क्या करता है, स्टोर कर लेता है, या कहें तो उसी में इसको इकट्ठा करता है, और वहीं से दोस्तों आवश्यक रूप में उसका प्रयोग करता है। कुछ एक कोशिक जीवों में विशिष्ट रसधानियाँ, अतिरिक्त जल तथा कुछ अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आगे दोस्तों हम समझेंगे कि राइबोसोम्स इनके बारे में दोस्तों अभी हमने बताया था। जैसे कि दोस्तों पहले हम समझ लेते हैं कि प्लास्टिड, जिसको हम क्या कहते हैं, लवक कहते हैं। लवक कितने प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। जैसे कि आप जो जानते ही होंगे, एक हरित लवक होता है। क्या होता है, हरित लवक। पौधों का जो रंग होता है दोस्तों क्या होता है, हरा रंग होता है। हरा रंग हम कहते हैं कि क्लोरोफिल के कारण होता है, लेकिन क्लोरोफिल में भी क्या होता है, वहाँ पर जो यहाँ पर आप समझेंगे कि हरित लवक होता है। हरित लवक यहाँ पर दोस्तों आप पढ़ पाएंगे कि प्लास्टिड केवल पादप कोशिकाओं में स्थित होते हैं। प्लास्टिड का मतलब लवक। ये कहाँ पर पाए जाते हैं, केवल पादपों की कोशिका में पाए जाते हैं। आगे आप समझेंगे कि जो लवक होते हैं या कहें तो प्लास्टिड दो प्रकार के होते हैं, जैसे क्रोमोप्लास्ट, क्रोमो का मतलब कलर वाले, जैसे कि रंगीन लवक। दूसरे होते हैं ल्यूकोप्लास्ट, जैसे कि श्वेत या कहें तो रंगहीन लवक। यहाँ पर आप समझेंगे कि जो लवक होते हैं या कहें तो प्लास्टिड जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो आप याद रखेंगे। पहला होता है क्रोमोप्लास्ट, दूसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट कलर वाला होता है, ल्यूकोप्लास्ट बिना कलर का या कहें तो श्वेत या रंगहीन होता है। इस प्रकार से इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखेंगे। अगला जो पॉइंट है, यहाँ से भी दोस्तों कई बार प्रश्न पूछा गया है। जैसा कि आप पढ़ेंगे कि जिस क्रोमोप्लास्ट में, मैंने अभी बताया था कि जिस क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है। अभी क्लोरोफिल कहाँ पर मिलेगा दोस्तों, क्रोमोप्लास्ट में, उसे क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। क्लोरोफिल कहाँ पर दोस्तों, क्रोमोप्लास्ट में। यदि क्लोरोफिल पदार्थ जो है या कहें तो वर्णक का मतलब इसी के कारण हरा रंग होता है। क्रोमोप्लास्ट में जब भी क्लोरोफिल होता है उसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। दूसरा है पौधों में क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत आवश्यक होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में दोस्तों कौन आवश्यक है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में दोस्तों क्या क्या होता है, यह क्रोमोप्लास्ट प्लस क्लोरोफिल से मिलकर बना होता है। आगे आप समझेंगे कि क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल के अतिरिक्त विभिन्न जो जैसे कि पीले अथवा नारंगी रंग के वर्णक भी पाए जाते हैं। वर्णक का मतलब ऐसे रंग वाले पदार्थ, पीले रंग के और नारंगी रंग के वर्णक भी पाए जाते हैं या कहें तो होते हैं। इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखेंगे। कहाँ पर पाए जा रहे हैं दोस्तों, ये क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में क्या क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल हम कब कहते हैं, जब दोस्तों क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल उपस्थित होता है उसे ही हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। आगे आप समझेंगे
कि ल्यूकोप्लास्ट प्राथमिक रूप से अंगक है। ये ल्यूको जो प्लास्ट होते हैं ना दोस्तों, इनको अंगक माना गया है, जिसमें स्टार्च, तेल यानी कि वसा, प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित रहते हैं। इनमें दोस्तों ल्यूकोप्लास्ट में क्या पाए जाते हैं, इसी में दोस्तों स्टार्च या कहें तो शर्करा, इसी में तेल या कहें तो वसा, और प्रोटीन किस में रहते हैं, ल्यूकोप्लास्ट में रहते हैं। और ये जो पहला वाला कौन सा था, वो था क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट में क्या होता है, ये रंगीन पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं, रंगीन पदार्थ होते हैं। आगे आप समझेंगे कि क्लोरोप्लास्ट में या फिर क्लोरोप्लास्ट की भीतरी रचना में बहुत सी झिल्ली वाली परतें होती हैं। कहाँ पर होती हैं, क्लोरोप्लास्ट की अंदर की जो रचना होती है उसमें बहुत सी झिल्ली होती हैं। कैसी होती हैं, झिल्ली होती हैं, या कहें तो झिल्लीदार परतें बनी होती हैं, जो स्ट्रोमा में स्थित होती हैं। कहाँ पे, उस स्थान को दोस्तों क्या कहा जाता है, स्ट्रोमा कहा जाता है। आगे आप समझेंगे कि प्लास्टिड जो है बाह्य रचना में माइटोकॉन्ड्रिया की तरह होते हैं। यानी कि लवक जो होते हैं ना दोस्तों, वह माइटोकॉन्ड्रिया के ही तरह होते हैं। और अभी हमने पढ़ा था कि माइटोकॉन्ड्रिया में अपना डीएनए और आरएनए पाया जाता है। अपने आरएनए पाए जाने की उपस्थिति के कारण ही माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटीन का निर्माण करने में सक्षम होती है। आगे आप समझेंगे, क्योंकि इसमें दोस्तों अपना आरएनए और डीएनए दोनों ही पदार्थ पाए जाते हैं, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा प्रोटीन का निर्माण किया जा सकता है। क्योंकि जो आरएनए होते हैं दोस्तों, राइबोन्यूक्लिक एसिड जो होता है, वह प्रोटीन से ही मिलकर बना होता है। आगे आप समझेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्लास्टिड भी अपना डीएनए और आरएनए या कहें तो राइबोसोम्स रखते हैं या इनमें होते हैं। यह विशेष पॉइंट है। यहाँ से दोस्तों लगभग जो जिन भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या शिक्षक परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न कई बार पूछे गए। ये जो पॉइंट दोस्तों आपके लिए बताए गए, इन सभी पॉइंटों को आप ध्यान रखेंगे। और दोस्तों आप जो है हमें थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। आपको पता ही होगा कि दोस्तों कि जो भी क्लास है आपके लिए पढ़ाई जा रही हैं वह लगभग डिटेल में ही पढ़ाई जा रही हैं। आगे की क्लास भी आपके लिए अच्छे तरीके से इसी प्रकार आपके लिए डिटेल में ही पढ़ाई जाएंगी। तो आप जो है अपनी पढ़ाई स्टडी को अच्छे तरीके से करते रहेंगे, साथ ही अपने देश को बेहतर बनाते रहें। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।